नमस्कार दोस्तों, आज आपको उस शख्सियत से मैं मिलाने जा रहा हूं जो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, स्पेशल डीजी के पद से रिटायर हो चुके हैं। और उससे भी खास बात ये, जिस वजह से आज हम उनसे चर्चा करने मौजूद हैं, वो ये कि उनकी एक व्हाट्सएप पोस्ट की वजह से एक आईपीएस अधिकारियों के ग्रुप से उनको हटाया गया। आखिर वो पोस्ट क्या थी और उस पोस्ट पर इतना क्या रिएक्शन हुआ कि उनको वो ग्रुप छोड़ना पड़ा, उस तमाम पहलू पर हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले उनका तारुफ आपसे कराता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस ऑफिसर और स्पेशल डीजी के पद से रिटायर हो चुके मैथिली शरण गुप्त जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी नमस्कार, थैंक यू सर। सबसे पहले उस पोस्ट के बारे में जानना चाहेंगे जो हम स्क्रीन पे भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो पोस्ट आपने जो की थी। आखिर आईपीएस अधिकारियों की जो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के तमाम आईपीएस अधिकारी इसमें हैं, तो उस पोस्ट के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको वो ग्रुप छोड़ना पड़ा? देखिए, ना तो मैंने कोई ग्रुप छोड़ा, पहले बात है ना। उस बात पे चलिए बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं पोस्ट के ऊपर। तो आपको ये मानना पड़ेगा, रिमूव किया गया, बेग योर पार्डन सर, यू हैव बीन रिमूव फ्रॉम दैट ग्रुप। हाँ, तो पहले जो है अपन उस पोस्ट की बात करें तो वो पोस्ट जो है रिसर्च के बाद एक हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ, जो प्रखर श्रीवास्तव हैं उन्होंने वो सब हिस्टोरिकल फैक्ट दिए हैं जो कि फैक्ट ऑन रिकॉर्ड हैं, राइट। अब उस पोस्ट को जो है, चूंकि मुझे वो इम्प्रेसिव लगी और उसमें बहुत सारे तथ्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट थे, लिहाजा वो मुझे लगा कि हमारे आईपीएस ऑफिसर्स को वो शायद फैक्ट्स जो है ना मालूम होना चाहिए। और हमने उसमें कोई विशेष टिप्पणी नहीं की, राइट। मैं अब आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि चूँकि आपने भी वो फीड देखी है, वो पोस्ट देखी है, क्या आपको उसमें कोई ऐसी चीज़ लगी जो कि आपत्तिजनक थी, जो तथ्यों से परे थी, चाहे वो फीड में हो जिसको फॉरवर्ड किया गया है या हमारे जो कुछ लाइनर कमेंट्स थे उसमें हो? इसलिए मैंने आपसे पूछा सर, क्योंकि वो एक यूट्यूब पे कंटेंट काफ़ी पॉपुलर है। प्रखर श्रीवास्तव जी का जो कैपिटल टीवी पे उन्होंने प्रस्तुत किया है, काफ़ी फैक्ट्स के साथ उन्होंने वो तमाम चीज़ें रखी हैं और आपने उसी लिंक को आपके आईपीएस अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया, जिसकी वजह से आपको वहाँ से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। अब मैं वही समझना चाहता हूँ कि आपकी कोई चर्चा हुई या फिर उस दौरान जो व्हाट्सएप चैट हुई उसमें क्या कुछ आपत्ति ली गई और क्या वजह है कि उस जो फैक्ट्स को लेकर या उस पोस्ट को लेकर वहाँ आपत्ति जताई गई? नहीं, मुझे एक हमारे कनिष्ठ कलीग का फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और उन्होंने कहा कि सब डीजी साहब ने आपत्ति की है और उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि आप इसे हटा दीजिए। तो मैंने कहा कि उसमें तो कोई बात ऐसी लिखी नहीं है जो कि आपत्तिजनक बात हो, और आपत्तिजनक बात नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि उसे हटाने की आवश्यकता है। फिर जो भी हुआ हो, फैक्ट रिमेन्स, जो आप लोगों को मालूम है कि द एडमिन हैज़ टेकन डिसीजन ऑफ रिमूविंग। और मेरे मायने से और मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अहम बात नहीं है और मैं इसे बहुत तूल भी नहीं देना चाहूँगा, बल्कि मैं एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने उस फीड को देखा है, आपने प्रखर श्रीवास्तव जी का जो ओरिजिनल वीडियो है वो भी आपने सुना है। जो मैंने उस पर कुछ कमेंट्स लिखे हैं वो दो हिस्से में हैं, एक जनरल जो उन्होंने कहा है उसको रिपीट किया है और एक हमने एक जनरल अपील की है कि एक समय आ गया है कि हम एक बदलाव की तरफ जाएं, चाहे संविधान में परिवर्तन हो, चाहे नियम में परिवर्तन हो, वो परिवर्तन हम कराएं। एक झलक हम अपने दर्शकों को उस फीड की दिखा देते हैं, उस पोस्ट के दिखा देते हैं, क्योंकि अब जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर उस पोस्ट में क्या है। छोटी सी क्लिपिंग का एक अंश हम दिखा देते हैं जो आपने पोस्ट किया। आपकी पहले ये देखिए जो पोस्ट जो मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किया था, आईपीएस अधिकारियों के ग्रुप में किया था, उस आखिर उस पोस्ट में क्या था, उस वीडियो में क्या था, छोटी सी झलक आप देखिए। तो सोचिए, भारत की आजादी से ठीक पहले सिर्फ 4.5% मुसलमान भारत के साथ खड़े थे और 95.5% मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। तो अगली बार कोई आपके सामने कहे कि हमारे बाप दादाओं ने अपनी इच्छा से हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया था, तो उसको 1946 का चुनाव आंकड़ों के साथ बताइएगा।
उसको मालूम पड़ जाएगा कि किसका कितना खून शामिल है यहां की मिट्टी में और किसके बाप ने मांगा था पाकिस्तान। तो इस पोस्ट से पूरी तरह से साफ है कि कहीं ना कहीं इसमें बताया गया है कि आखिर भारत का विभाजन के वक्त परिस्थितियां क्या थी और किन लोगों ने भारत के विभाजन का समर्थन किया था, वो भी धर्म यानी मजहब के आधार पर। तो क्या मैं अब आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मैथिली शरण जी, क्या आप इस पोस्ट, चूंकि आप इत्तेफाक रखते हैं, पूछने वाली बात है ही नहीं, और आपने उस पर कायम रहे जिस वजह से आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया गया, आईपीएस अधिकारियों के पूरे ग्रुप से। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि इस फैक्ट्स को लेकर आप सिर्फ कन्विंस हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं इसमें और रिसर्च की भी जरूरत है, और किस तरह से आप इसके प्रति जो है आश्वस्त हैं इस पोस्ट को लेकर? देखिए, एक चीज़ तो इसमें समझने वाली बात है कि जिन लोगों ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया वो सब भारतीय जो है वो भारत में ही रहना चाहते थे, यही कारण है वो भारत में रहे, राइट। अब सवाल उठता है कि यदि वो भारत में रहना चाहते थे तो पाकिस्तान क्यों बनवाया, नंबर 1। नंबर 2, यदि मान लो वो फिर भी भारत में रहना चाहते थे तो ऐसी क्या परिस्थितियां थीं कि हमने उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा दे दिया कि जो संविधान की खुद का आर्टिकल जो आपका फंडामेंटल राइट है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब संविधान के सामने सभी धर्म, सभी जातियां, सभी क्रीड सब जो है ना बराबर हैं, हमने संविधान की इस बेसिक चीज़ का भी वायलेशन कर दिया। और हमने जो है लगातार संविधान में भी, आप यदि देखें तो संविधान की धारा 25 से 30 तक इट इज़ अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी। तो हमने उसके बाद के कानून में तो जो है ना परिवर्तन लाया ही है, हमने संविधान में भी वो सब चीज़ें रख दी जो कि इनइक्वलिटी लाई हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ समझना पड़ेगी कि किन परिस्थितियों में हमारे भारतवर्ष को सो कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, जिसे गलत तरीके से आज़ादी के रूप में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि आपको आज़ादी नहीं मिली है, आपको ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ। और जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ वो अंग्रेज़ों के द्वारा अंग्रेज़ों के तय किए हुए व्यक्तियों को अंग्रेज़ों की शर्तों पे और अंग्रेज़ों के नियम और कानून के तहत किया गया। अब इस बैकग्राउंड को भी थोड़ा टच करना मैं ज़रूरी समझता हूं कि जिसको पावर ट्रांसफ़र हुआ, जो कि प्रधानमंत्री बना, यह निर्णय था कि वर्किंग कमेटी जिस व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाएगी वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उस वर्किंग कमेटी में 15 सदस्य थे। 12 वोट जो है माननीय सरदार पटेल जी को मिले थे, 2 वोट कृपलानी जी को मिले थे और एक शायद 15वां वोट किसी तीसरे व्यक्ति को मिला था। लेकिन माननीय चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी बने, उनको एक भी वोट नहीं मिला। तो अंग्रेजों ने तो तय किया था कि ये पावर जो है वो नेहरू को ही देना है। यही कारण है कि माउंटबेटन को बर्मा से विड्रॉ करके भारत लाया गया था। यही कारण है कि एडमिना को यह स्पेशल रोल असाइन किया गया था। तो इस समय जो है एडमिना कौन सा? एडमिना माउंटबेटन। ओके। तो उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि कैसे जो है नेहरू को पटा के जिस तरीके से अंग्रेज चाह रहे हैं उसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर लेडी माउंटबेटन को यह बेसिकली इसको यदि हम और बैकग्राउंड में समझने की कोशिश करेंगे तो जब कैबिनेट कमीशन यहाँ आया तो उसने एक रिपोर्ट सबमिट की अपने पार्लियामेंट में, और उसमें बताया गया कि किसे देना चाहिए और उसकी चारित्रिक कमजोरियाँ क्या हैं। तो इस 2 चीज़ों के आधार पर चुना गया कि वो व्यक्ति कौन सबसे उचित व्यक्ति होगा जो कि इस रोल को असाइन किया जाए। तो लॉर्ड माउंटबेटन उसमें बर्मा में डिप्लॉयड थे, वहाँ उनको बर्मा से विड्रॉ करके उन्हें इस विशेष कार्य के लिए जो है न भेजा गया। ऑलरेडी लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्पेशली शी वाज चूजन फॉर दिस जॉब। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आपकी। तो इस सर इसके लिए कोई रिसर्च आपकी है या किन तथ्यों के आधार पर आप ये बता रहे हैं? इसमें बहुत सारे जो है लोगों ने रिसर्च की हुई है जिनकी फीड अवेलेबल है। उसमें बहुत सारी रिसर्च जो है वो प्रखर श्रीवास्तव की भी है और बहुत सारे लोगों ने बड़ी तथ्यात्मक रिपोर्ट इसमें की है। एक संविधान के
विशेषज्ञ हैं, मैं विशेष तौर पर जो है उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने जो ये बात कही और उन्होंने मेरा कहना चाहिए कि उन्होंने तो मुझे झकझोर दिया। मतलब ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई नई बात कही, लेकिन शायद उन्होंने वो नज़रिया पेश किया जो कहीं मैं नहीं देख पा रहा था। उन्होंने जब कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए या भारत के ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए कोई भी भारतीय नेता सीधे जिम्मेवार नहीं है, तो मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि मेरे जहन में था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है और ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी। और जब उन्होंने दो तथ्य जो है वो अपने फेवर में दिए, उनका कहना था कि यदि अंग्रेज इकोनॉमिकली ध्वस्त नहीं किया होता तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम ही होते। और इसको ध्वस्त किसने किया? तो जर्मनी का उसमें रोल रहा, अडॉल्फ हिटलर का रोल रहा। और फिर दूसरी बात जो उन्होंने कही वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि उन्हें भारत से कोई प्रेम था, उनका तो दुश्मन जो है अंग्रेज थे, ब्रिटेन था। तो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन है उसकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। और जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे और अडॉल्फ हिटलर से उनकी मुलाकात हुई और अडॉल्फ हिटलर ने जापान को प्रेशराइज किया कि वो जो है सुभाष चंद्र बोस जी की मदद करें और जो सरेंडर्ड भारतीय सिपाही हैं वो उनके उससे जो है ना आज़ाद हिंद फौज बनाने में मदद करें। और ये अडॉल्फ हिटलर के प्रेशर में जापान ने सहयोग किया, जिसके कारण जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी आज़ाद हिंद फौज बना पाए। और न केवल आज़ाद हिंद फौज बना पाए, उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार बनाई, उन्होंने नेशनल बैंक बनाया और उन्होंने जो है अपनी करेंसी छापना शुरू किया और उन्होंने 46,000 लोगों को रिक्रूट भी किया। एंड ही वाज ऑलरेडी ऑन मार्च टू इंडिया, वो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश कर चुके थे। और इस समय आप देखें तो नेहरू जी ने थ्रेटन किया था, वो खुद जाके इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने कहा कि हम जो है गुरिल्ला वारफेयर करेंगे सुभाष चंद्र बोस के साथ। इट इज ऑन रिकॉर्ड। सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ नेहरू जी ने कहा कि गुरिल्ला वारफेयर की मंशा जताई। हाँ, बड़ी चौंकाने वाली बात आप सामने रख रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि मैं उस बात से सहमत हूँ। ये बात जो है खुद जो है लॉर्ड एटली से उस समय जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर मिस्टर चक्रवर्ती थे, उन्होंने सीधे ही अल्फाज में गवर्नर हाउस में पूछा। उन्होंने पूछा कि जब आप द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे, कांग्रेस की तरफ से कोई खास प्रेशर नहीं था, ऐसा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में उपलब्ध है कि गांधी जी और नेहरू जी दोनों ही अरेस्ट अवॉइड कर रहे थे और अरेस्ट होने से डरे हुए थे, उन हालातों में आपने भारत को आज़ादी क्यों दी? ऐसा क्वेश्चन जस्टिस चक्रवर्ती जो कि गवर्नर वेस्ट बंगाल थे, उन्होंने ये सीधा क्वेश्चन लॉर्ड एटली से पूछा। और उन्होंने कहा कि इज इट बिकॉज ऑफ मिस्टर गांधी और मिस्टर नेहरू? एंड एटली का जवाब था मिनिमल। उन्होंने पूछा था कि क्या इन दोनों का कोई रोल है, तो उन्होंने कहा नॉट एट ऑल, इफ एट ऑल इट इज मिनिमल। तो उन्होंने पूछा कि यदि इनका रोल मिनिमल है तो फिर किसका रोल था? तो उन्होंने उसमें 3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट बताए। पहला, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, दूसरा उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नाम लिया, और तीसरा उन्होंने कहा बगावती तेबर, जो कि इंडियन आर्म फोर्स के, इंडियन एयर फोर्स के और इंडियन आर्मी के थे। और उसके साथ साथ सभी विभाग विद्रोह की स्थिति में थे, इंक्लूडिंग पुलिस वाज आल्सो इन ए नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। पोस्टल विभाग ने भी जो है ना उनके आदेश मानने से इनकार कर दिया था, और रेलवे विभाग ने स्ट्राइक पर जाने से मना कर दिया था। और तमाम जो है ना गवर्नर की तरफ से अंग्रेजी फोर्स मांगी जा रही थी, जो उस समय के कमांडर इन चीफ मिस्टर क्लाउड एचन लेक ने उनको कहा कि हम कहाँ से लेके आए, हमारे पास फोर्स नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारी फोर्सेस से गवर्नर लोग सीधे जो है ना बातचीत ना करें।
दो लोगों ने, एक तो जो है कमांडर इन चीफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मिस्टर क्लॉड एचन लेक, और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि भारत में बगावती तेवर हैं और यदि आज़ाद हिंद फौज को प्रोसिक्यूट किया गया तो बगावत होगी और हमको भागने का मौका नहीं मिलेगा। और ये डर इतना रियल था कि इन लोगों ने एग्जिट प्लान बनाया। इन लोगों ने, मतलब किसने? कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मिस्टर क्लॉड एचन लेक ने। और वह उस समय के गवर्नर जनरल जो है, जो कि मिस्टर बॉवेल थे, उनको सबमिट किया गया है। तो उस समय इतना डरे हुए अंग्रेज थे। उन डरे हुए अंग्रेजों से हमारे नेताओं ने कितने जो है दया भाव से, याचिका भाव से जो है ट्रांसफर ऑफ पावर ग्रहण किया अंग्रेजों की शर्तों पर। अंग्रेजों ने दो भागों में बांट दिया। एक वकील आता है, वो एक टोपो सीट पे लाइन खींच देता है जिसमें भारत और वो बन जाता है। और हमारे भाग्य विधाता, उन्होंने जो भारतीय विस्थापित होंगे, क्योंकि वहां के तो सभी लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, तो जो वहां से भारतीय विस्थापित होंगे उनको रिसीव करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। मेरे मत में तो 15 अगस्त 1947 के पहले इस बारे में विस्तृत चर्चा होना चाहिए थी। पाकिस्तान, हिंदुस्तान को जो है वो डिटेल प्रोटोकॉल तय करना चाहिए थे कि जो हिंदू विस्थापित होंगे या मुस्लिम विस्थापित होंगे, जो पाकिस्तान से भारत आएंगे या भारत से पाकिस्तान जाएंगे, उनको किसी को क्षति ना हो, सब लोग अपने गंतव्य स्थान पर सही तरीके से पहुंच जाएं। इसके बारे में डिटेल्ड प्रोटोकॉल और प्लान बनाया जाना चाहिए था, जो नहीं बनाया, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तानी आए वो किस स्थिति में आए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। वो मार काट, रेप, बलात्कार सब कुछ उनके साथ हुआ। वो भाग के जैसे जो ना भारत पहुँचे, और उनको रिसीव करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय सर्दियों का समय था और चूंकि कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और कुछ चूंकि मुस्लिम चले गए थे तो मस्जिद खाली थी। जब जो है ये हिंदू मस्जिद में रुक गए क्योंकि और कोई जगह थी नहीं, तो लोगों ने अनशन किया कि इन्हें मस्जिद से भगाया जाए। और वो अनशन करने वाले और कोई नहीं, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी थे। मैं जो समझ पा रहा हूँ सर कि जो पोस्ट पे आपने जो व्हाट्सएप किया था, उस पोस्ट पे किया था, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, यानी जो हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर, या मैं मुझे कहा जाए कि पूरा नया ही एक अलग ही काल्पनिक इतिहास जो लिखा गया, असल इतिहास को पूरे कोड़े में डाल दिया गया। और उसको आपने कहने के अपने उस एक लिंक आपको मिला था यूट्यूब का, उसको आपने अपने व्हाट्सएप के एक ग्रुप में डाला। अब मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा सर, क्योंकि फिर विषयांतर हो जाएगा। आखिर वो आपके मुताबिक ऐसी कौन सी मानसिकता है जहाँ पर पढ़े लिखे जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनके पास तो स्टडी मटेरियल काफ़ी होता है, वो काफ़ी पढ़ सकते हैं, उनके पास काफ़ी होराइजन भी होता है, तो फिर क्या वजह है कि उन तथ्यों को वो नज़रअंदाज करते हैं? और हैरानी हो रही है जब आपसे सुनकर कि अगर ये तथ्य अगर आपने सामने रखे हैं किसी यूट्यूब के लिंक को अगर आपने पोस्ट किया तो आपको ही उस ग्रुप से रिमूव करने वाली वो मानसिकता दरअसल है क्या? देखिए, वो मानसिकता एक अप्रत्याशित भय है। कहीं इससे हमारे आका नाराज तो नहीं हो जाएंगे। आपने कहा कि मानसिकता जो है कहीं ना कहीं है कि आका नाराज ना हो जाए, लेकिन अब मैं एक बतौर एक आम जनता, एक पत्रकार आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि हम आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को चलाने वाले, हमारी लाल फीताशाही होती है, ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, उसमें आईपीएस और आईएएस अधिकारी सभी आते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी। अगर उन तथ्यों को समझने में, परखने में वो झिझक महसूस करते हैं, या असल इतिहास जैसा कि आपने बताया उसको सामने लाने में उनको डर लगता है, भय लगता है कि इससे गड़बड़ी हो जाएगी और इतिहास को कहीं ना कहीं दबाया जाता है, तो क्या ऐसी अगर हम डर और भय के साथ में क्या बेहतर पुलिसिंग या बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था दी जा सकती है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे खींच के ले जाता हूँ। सरदार पटेल जी ने कहा था, जब ब्यूरोक्रेसी के अडॉप्शन की बात चल रही थी, कि ए गुड वर्कमैन नेवर फाइट विथ हिज टूल्स, और उन्होंने कहा था कि ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, इट इज़ ए स्टील फ्रेम। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सच में ये स्टील फ्रेम है? यदि स्टील फ्रेम ये है तो 1954 में बिना संविधान में संशोधन हुए एक विस्फोटककारी आर्टिकल असंवैधानिक रूप से
कैसे संविधान में जगह पा गया, उसे संविधान की किताबों में छापा भी नहीं गया, उसे छिपाया गया, उसे मूर्ख बनाने के लिए कभी कभी रूल 35A भी कह दिया गया। ये स्टील फ्रेम ने क्यों नहीं बता पाया कि साहब ये इतना बड़ा जो है इस देश के साथ विश्वासघात हो रहा है। फिर मैं 1990 में ले जाना चाहूँगा कि यदि ये स्टील फ्रेम वहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, तो जब भारत में भारत के ही जो है ना काश्मीरी पंडितों को उनके अपनी जगह पर उनको मर्डर किया गया, रेप किया गया, वहाँ भागने के लिए मजबूर किया गया, तो ये स्टील फ्रेम कहाँ पे गया था? इसका मतलब है कि जो एक आभा मंडल पैदा किया गया कि स्टील फ्रेम है और ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी है, इस स्टील फ्रेम में कहीं ना कहीं जो है वो स्टील लाने की ज़रूरत है थ्रू अकाउंटेबिलिटी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने हमारी फीड भी देखी है और वो वीडियो भी देखा है जो प्रखर श्रीवास्तव जी का है। आपको उसमें कहीं कुछ ऐसा लगा कि जो कि गलत था या डिलीट करने का आग्रह भी किया जाना चाहिए था? मेरे उसमें सर ये मत है कि अगर आपने को पोस्ट की है, तमाम वहाँ पे प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, आपके ग्रुप तो बहुत ही मतलब कहा जा सकता तमाम IPS अधिकारी ग्रुप है, तो मुझे लगता है कि अगर उसके संदर्भ में अगर दूसरी कोई रिसर्च करके लाए जाते और आपको काउंटर करने के लिए, आपके पोस्ट को काउंटर करने के लिए वहाँ पर उन तथ्यों को रखा जाता, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा लॉजिकल होता। बजाय ये कि आपको रिमूव किया गया, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट तो कर ही रहे हैं कि आपने जो डाला है वो एक सत्य है और उस सत्य से खलबली मची है, इसलिए आपको रिमूव किया गया। अन्यथा मुझे लगता है कि उस ग्रुप में, जो कि हम लगातार स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, आपको काउंटर करने के लिए कोई दूसरा तथ्य रखा जाता, दूसरा तर्क रखा जाता, दूसरी पोस्ट रखी जाती, जो कि नहीं रखी गई। तो उसका उत्तर मुझे लगता है कि स्वयं ही इससे प्राप्त होता है। मैं अपने साथी IPS और IAS अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि हम लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, जनता हमेशा हमसे अपेक्षा की नज़रों से देखती है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम केवल अधिकारों की बात ना करें, हम उत्तरदायित्व की और पब्लिक की सेवा की बात करें। यदि हमारी पुलिस सही मायने में जनसेवक की भूमिका में उभर के सामने आएगी तो मुझे खुशी होगी। मुझे पूरा भरोसा है अपनी यंग लीडरशिप में, अपने जूनियर कलीग्स के ऊपर। वो सभी प्रतिभाशाली लोग हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, दे आर IT ट्रेंड और उनमें बहुत कुछ करने की ललक है। हम अपने सीनियर लीडरशिप से अपेक्षा करते हैं कि वो उसको आगे बढ़ने में मदद करें और एक हम प्रखर और एक जनसेवी जो है पुलिस व्यवस्था को देश को सौंपेंगे, तो सही मायने में मध्य प्रदेश पुलिस एक आदर्श बनेगी पूरे भारतवर्ष के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम की इस उद्घोष के साथ ही हम ये भी अपील करेंगे कि बिल्कुल अगर आपके पास कोई विचार हैं तो उस विचारों को सामने रखें। आप अपने इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैथिली शरण गुप्ता जी के विचारों से आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं? ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप उन विचारों पे अपने काउंटर भी कर सकते हैं, उनसे सहमति हो तो सहमति भी जता सकते हैं। लेकिन मैं भी उन तमाम अधिकारियों से अपील करूँगा कि अगर आप सहमत नहीं हैं तो निश्चित तौर पर उन तर्कों को सामने रखें। हमें देश का जिम्मेदार सिपाही बनना है, लेकिन जिम्मेदारी हम किसके प्रति निभा रहे हैं, ये आत्मविश्लेषण की फिलहाल ज़रूरत है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। नमस्कार। नमस्कार।